Okay, let's go through the line of Farooq Farrokhzad. The best thing is arriving to a glance derived from a love accident. कहते हैं सबसे पहले जो अच्छी चीज़ है, बेस्ट चीज़ है, वो क्या है? मोहब्बत, हादसाती मोहब्बत में महबूब की पहली नज़र है। जो फर्स्ट साइट लव होता है, एक्सीडेंटल लव होता है, उसमें जब फर्स्ट ग्लैंस होता है बिलव्ड वन का, कहते हैं ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। दिस इज बेसिकली अ मैचलेस थिंग इन एनी लव रिलेशनशिप। तो इसका नाम है फरूक फरखजाद। इसकी पिक्चर ये अटैच है साथ, ये आप देख लें। शी इज़ बेसिकली फ्राम ईरान, ईरान से है वो। और इसकी रीज़न ऑफ फेम इसकी पोइट्री है। फेमिनिस्टिक पोइट्री लिखती थी, और जब ईरान में इनकलाब आया था, रेवोल्यूशन आया था, इस्लामिक रेवोल्यूशन, तो इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के बाद कई सालों तक इसको बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये जो मैरिज रिलेशनशिप है जो उसके अगेंस्ट थी। ये इसने अपने हस्बैंड से भी डिवोर्स ले ली थी, और इसका ये बिलीव था कि ये जो मैरिज है और ये ससुराल है, इट इज़ लाइक अ केज फॉर द गर्ल। और ये रिश्ता जो है ये स्लेवरी का रिश्ता है, इसलिए मैरिज रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए। देखते हैं आगे इसकी बायोग्राफी को। ओके, जस्ट लुक एट हर बायोग्राफी नो। पहले ऊपर लाइन देखें, कहती है पोइट्री इज अ सीरियस बिजनेस फॉर मी, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई फील वाइज अ वाई ऑफ माई ओन बींग, इट इज अ सॉर्ट ऑफ आंसर, आई फील कंपेल्ड टू गिव माई ओन लाइफ। कहती है मेरी जिंदगी को मकसद देती है पोइट्री, ये मेरे लिए एक सीरियस बिजनेस है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं खुद को तलाश करती हूँ व्हेन एवर आई यूज टू राइट माई पोइट्री। Farooq Farzad was born on 5 January 1935 into a middle class family with 7 children. सात बहन भाइयों की फैमिली में वो पैदा हुई। She was basically a middle class woman. She was born and raised in capital city Tehran of Iran. ईरान के कैपिटल में वो बड़ी हुई। Attended public school and graduated junior high school at the age of 15. उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर ग्रेजुएटिंग शी ट्रांसफर्ड टू, ये जो सिटी है देख लें, कैमचोक टेक्निकल स्कूल, वेयर हर प्राइमरी फोकस वाज ड्रेस मेकिंग एंड पेंटिंग। ड्रेस मेकिंग और पेंटिंग उसका प्राइमरी फोकस था। और क्या हुआ? उसने क्या किया? इन 1951 शी मैरिड हर कजन हु वाज अ मैन ऑफ लिटरेरी एम्बिशन। अपने कजन से उसने शादी की, हु वाज अ लिटरेरी मैन। और उसके बाद क्या था? उससे उसका एक बेटा हुआ, और उसने उसके बाद उससे डिवोर्स ले ली जब उसकी पहली बुक पब्लिश हुई, पहली पोइट्री बुक पब्लिश हुई। तो उसके बाद क्या था? उसने जब डिवोर्स ली अपने हस्बैंड से, तो क्या हुआ? उसे सोसाइटी में ह्यूमिलिएट किया जाने लगा। उसे सोसाइटी में उसको इंसल्ट किया जाने लगा, जैसे हमें विडो औरतें फेस करती हैं। तो उसने भी वो सब कुछ फेस किया, और लोग उसे ऐसे देखते थे जैसे एक तलाकज़दा औरत को देखते हैं। उसका अपना सोशल स्टेटस जो सोसाइटी में था उस वो ख़त्म हो गया। और इसने उसको इतना डीपली फील किया, इतना डीपली फील किया कि ये ए, मतलब बीमार हो गई। ही हैज स्टार्टेड फेसिंग अ डिप्रेशन अटैक, इसको डिप्रेशन हो गया। अब हुआ क्या? इसने अपनी कलेक्शन ऑफ पोइट्री पब्लिश की। उसके बाद वुमेन राइट्स के लिए इसने आवाज़ उठाई। उसको शी हैड गॉट फेम एज अ वुमेन पोइट इन तेहरान। उसके बाद हर पोइट्री अलॉन ब्रोक न्यू ग्राउंड्स विद इट्स मॉडर्न फॉर्म एंड इक्वल मॉडर्न सेंसिबिलिटीज। मॉडर्न पोइट थी, और इसकी पोइट्री में आपको मॉडर्निज्म की रिफ्लेक्शन मिलेगी। द फोकस ऑफ हर पोइट्री इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रूव्स टू बी द यूज ऑफ सेवरल डिवाइसेस बिकॉज द इन्फ्लुएंस इन हर लाइफ। हर स्टाइल फोकस पोर्ट्रे हर लाइफ। ऑटोबायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफिकल थीम्स थे, इसकी लाइफ का रिफ्लेक्शन था इसकी पोइट्री के अंदर। और when she began her voice is weak it grows stronger eventually। स्टार्ट में अच्छा नहीं लिखती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अच्छा लिखना शुरू हो गई। It becomes to be something that no poet would expect, especially from an Iranian woman। किसी भी पोएट ने किसी ईरानी औरत से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना अच्छा लिखेगा जितना अच्छा ये लिखा करती थी।
ये पोइट्री देखें उसकी एक नजर। कहती है आई वॉन्ट यू येट आई नो डैट नेवर कैन आई एम्ब्रेस यू टू माई हार्ट्स कंटेंट यू आर द क्लियर एंड ब्राइट स्काई आई इन दिस कॉर्नर द केज एम अ कैप्टिव बर्ड। वुमेन को कंपेयर कर रही है कैप्टिव बर्ड के साथ। उसको क्या कहती है? आई एम इन दिस कॉर्नर ऑफ द केज। वो कहती है कि जो मैं शादीशुदा जिंदगी में जो मेरा घर है ये क्या है? इट इज लाइक अ केज, एक केज की तरह है। आगे देखें थर्ड स्टैंजा में कहती है आई एम थिंकिंग दैट इन अ मूवमेंट ऑफ नेग्लेक्ट आई माइट फ्लाई फ्रॉम द साइलेंट प्रिजन। अपने ससुराल को जेल कहती है मैं इस जेल से उड़ जाऊंगी। क्यों? क्यों उड़ना चाहती है? क्योंकि उसको लगता है कि ये जो हाउस होल्ड है, टू लुक एट द हाउस होल्ड, टू लिव इन द कंपनी ऑफ हस्बैंड, ये चीजें जो हैं ये दीज थिंग्स आर क्वाइट इंसल्टिंग फॉर वुमेन्स डिग्निटी। ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात वो जो शादी है उसको निगेट करती है, और उसके बाद जब बच्चे की कस्टडी होती है उसकी तरफ भी वो उंगली उठाती है कि ये भी एक पेनफुल प्रोसीजर है। कहती है ओ स्काई इफ आई वांट वन डे टू फ्लाई फ्रॉम दिस साइलेंट प्रिजन व्हाट शैल आई से टू द वीपिंग चाइल्ड्स आई फॉरगेट अबाउट मी फॉर आई एम अ कैप्टिव बर्ड। कहती है कि जब मैं इस पिंजरे से उड़ जाऊंगी तो मैं अपने बच्चों को जो रो रहे होंगे उनको क्या कहूंगी कि मुझे भूल जाओ। ये सेकंड लास्ट स्टैंजा आप देखें। इसमें ये देखें, इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन साथ अटैच की है। क्या कहती है? फरूखजाद दैट पब्लिश्ड थीम ऑफ द पोएम टेक्स एम टू अ स्ट्रक्चर ऑफ कन्वेंशनल इरानियन मैरिज। ईरानियन मैरिज जो है, शादी है, उसको ये क्रिटिसाइज कर रही है। कॉन्स्टेंटली लिंकिंग टू अ प्रिजन एंड केज फॉर ए वुमेन। कहती है कि ये औरत के लिए जेल है, उसके लिए कैद खाना है, पिंजरा है शादी, क्योंकि वो शी इज अनएबल टू डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हर विल। अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकती। इट इज लाइक केज फॉर हर। क्यों? बिकॉज शी इज बोर्न एंड शी इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन हर हाउस होल्ड। वो अपने हाउस होल्ड के अंदर रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो कुछ कर नहीं सकती। अब उसके बाद क्या है, जब कभी वो वहां से छुटकारा हासिल करना चाहती है तो उसकी औलाद जो है वो उसे बॉन्ड करती है कि वो फ्लाई ना कर सके, वो जा ना सके छोड़ के। इसलिए वो क्या कहती है, ये आगे देखें। समथिंग फुल ऑफ हैप्पीनेस एज वेल एज अप्रोचेस द लॉज विच स्टेट्स अ वुमन कैन नॉट गेन कस्टडी ऑफ हर चाइल्ड आफ्टर अ डाइवोर्स। और डाइवोर्स के बाद अपने बच्चे की कस्टडी नहीं ले सकती। इन चीजों को ये हाईलाइट कर रही है अपनी इस पोएम में। ये कहती है ना कि अगर मैं उड़ जाऊंगी तो मेरे बच्चे जो है, व्हाट शैल आई से टू द वीपिंग चाइल्ड्स आईज, मैं अपने बच्चों की रोती हुई आंखों से क्या कहूंगी। ये क्या है? ये वुमेन की रिस्ट्रिक्शंस है जो वो इस सोसाइटी में फेस कर रही है। तो द कैप्टिव में भी वो यही बात करती है, और उसकी इसी किस्म की रेवोल्यूशनरी पोइट्री की वजह से वुमेन के लिए उसको बैन कर दिया था जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था। उन्होंने कहा था कि ये हमारी वुमेन को, उसकी सिविलाइजेशन के ऊपर एक थ्रेट है कि ये इस किस्म की बातें कर रही है, इसलिए इसको बैन होना चाहिए। और ये 1984 से ऑनवर्ड ये बैन ही रही थी, एक अरसा तक ये बैन रही है, और उसके बाद इसकी बुक्स जो है वो मार्केट में आई हैं। ओके, ये पोएम देखें, ये मैं बस आप लोगों को आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहा हूँ। वो कहती है टू माई सिस्टर। टू माई सिस्टर्स इसका मतलब है जितनी भी ईरान में औरतें हैं उनको ये डेडिकेट कर रही है पोएम। टू माई सिस्टर कहती है, सिस्टर राइज अप आफ्टर योर फ्रीडम, वाई आर यू क्वाइट, राइज अप बिकॉज henceforth you have to imbibe the blood of tyrannical men। कहती है सोई क्यों हुई हो, उठ जाओ, तुम्हें उठना पड़ेगा। उसे जगा रही है कि अपने राइट्स मांगो, अपने राइट्स के लिए फाइट करो, आप स्ट्रगल करो अपने राइट्स के लिए, फ्रीडम के लिए आप सफर करो। कहती है हाउ लॉन्ग फॉर द सेक ऑफ ए मार्शल ऑफ ब्रेड विल यू कीप बिकमिंग एन एजिड हाजीज टेम्पररी वाइफ। कहती है कब तक रोटी के एक टुकड़े की तरह के लिए तुम एक बूढ़े हाजी की वाइफ बन के रहोगी। सीइंग सेकंड एंड थर्ड राइवल वाइफ, कहती तुम दूसरी और तीसरी बीवी बन के रहोगी। ऑपरेशन एंड क्रुएलिटी माई सिस्टर फॉर हाउ लॉन्ग,
कहती है कब तक तुम ये जुल्म सितम बर्दाश्त करती रहोगी। वुमेन को मोटिवेट कर रही है कि वो अपने राइट्स के लिए लड़े। ये नीचे से थर्ड स्टैंजा है कि हाउ लॉन्ग फॉर द मॉर्सल ऑफ बेड विल यू कीप बिकमिंग एन एजिड हाजीज टेम्पररी वाइफ। तो एक बूढ़े हाजी की दूसरी तीसरी तीसरी बीवी बनने से बेहतर ये है कि आप लड़ो, अपने राइट्स के लिए लड़ो, अपने हस्बैंड की फर्मा बरदार बीवी बन के रहने से बेहतर है कि आप अपने राइट्स के लिए फाइट करो। डिपेंडेंट होने से बेहतर है कि आप इंडिपेंडेंट हो। अपने राइट्स को जानो और उसके बाद उनके लिए अपनी आवाज उठाओ। ये इस पोएम का भी मोरल लेसन यही है। For this poem, the reader is able to grasp the strong emotions that she shares towards freedom of herself and other Iranian women. अपनी फ्रीडम के लिए और दूसरी ईरानी वुमेन की फ्रीडम के लिए वो आवाज उठाती है। The message of freedom that Farrukhzad expresses is toward the thought of breaking free from a woman's marriage where she is held captive by her husband. औरत को कहती है शादी ना करो, यहाँ पे आपका हस्बैंड आपको इंस्लेव करेगा, आपको पिंजरे में बंद कर देगा, इसलिए बेहतर यह है कि शादी ना ही करो। आप फोकस टूवर्ड्स एक्शन रेदर देन इमेजिनिंग लाइफ। कहती है अच्छी लाइफ इमेजिन करने से बेहतर है आप एक्शन लो, ना करो शादी, इस रिश्ते के अगेंस्ट जाओ। आपको इन दोनों पोएम्स को देख के इतना तो आइडिया हो गया होगा कि शी इज बेसिकली रिजेक्टिंग द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को ये निगेट करती है। शी इज निगेटिंग द कंसेप्ट ऑफ हैप्पी मैरिड फैमिली। कहती है कि हैप्पी मैरिड फैमिली कोई नहीं होती। वुमेन के राइट्स जो है वो उनको नहीं मिलते, उनको मार्जिनलाइज करते हैं, उनको सब्जुगेट करते हैं। वो एक सफोकेटिंग इन्वायरमेंट में अपनी लाइफ स्पेंड करती है ईरानी वुमेन। तो इसलिए क्या कहती है, वो कहती है कि ये होना नहीं चाहिए। Okay, we are presented with the lady whom is called sister. The woman could possibly be a sibling to the narrator or could mean the general population of Iranian women. हो सकता है अपनी बहन को ड्रेस कर रही हो सकता है जनरल इरानियन वुमेन को ड्रेस कर रही हो, लेकिन जो भी है वो वुमेन को प्रोवोक करती है कि वो अपने राइट्स के लिए आवाज उठाए। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के अगेंस्ट वो पर्टिकुलरली बोलती है कि ये कोई रिश्ता नहीं है, इसमें वुमेन को स्लेवरी के अलावा कुछ नहीं मिलता। और उसके बाद जब वो कभी जान छुड़वाना चाहती है इस रिश्ते से तो सोसाइटी उसको ऐसे देखती है जैसे शी इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। सोसाइटी एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है उनको। ईरान की सिचुएशन भी पाकिस्तान की तरह ही है कि यहाँ पे जब कोई डिफरेंट वॉइस रेज करता है तो उसको क्या किया जाता है, अपोज किया जाता है। वहाँ उसे भी यही करना पड़ा। जो नेगेटिव अटेंशन एंड ओपन डिसअप्रूवल, शी हैज फेस्ड too much negative comments of the general public and he had faced a complete rejection of her thoughts from the general public. Thoughts उसने लोगों ने उसके thoughts को reject कर दिया था। In the radio interview when asked about the feminist perspective in her poem, जब उसे पूछा कि आपकी poem feminism पे based है तो उसका reply क्या था, If my poem as you say have an aspect of femininity, it is of course quite natural. कहती है अगर मेरी पोएम में फेमिनिटी है तो ये काइंड नेचुरल है, ये एक नेचुरल चीज है, एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें गलत क्या है। आफ्टर ऑल फॉर्चुनेटली आई एम ए वुमन, कहती है खुशकिस्मती से मैं एक औरत हूँ। बट इफ यू स्पीक ऑफ एरिस्टिक मेरिट्स आई थिंक जेंडर कैन नॉट प्ले अ रोल, इन फैक्ट टू इवन वॉइस सच अ सजेशन इज अनएथिकल। It is natural that a woman, because of her physical, emotional and spiritual inclination, may give certain issue greater attention. कहती है इशू डेट नॉट नॉर्मली एड्रेस। कहती है कि अगर औरत अपने राइट्स के लिए लिखती है, उन इश्यूज के ऊपर बात करती है जो कि वाकई सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको इम्पोर्टेंस मिलती है। उनको इम्पोर्टेंस मिलती है क्योंकि ये वो इश्यूज हैं जिनको नॉर्मली एड्रेस नहीं किया जाता। वो कहती है कि अगर मैं फेमिनिज्म पे बात कर भी रही हूँ तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि क्या है, मैं खुद एक औरत हूँ, मैं बात नहीं करूंगी तो कौन बात करेगा। उसके बाद कहती है व्हेन आई राइट इफ आई कीप थिंकिंग ओ आई एम अ वुमन एंड आई मस्ट एड्रेस फेमिनिन इश्यूज रेदर देन ह्यूमन इश्यूज देन दिस इज अ काइंड ऑफ स्टॉपिंग एंड सेल्फ रिस्ट्रिक्शन। कहती है हाँ, अगर मैं ये करूं कि अगर मैं सिर्फ फेमिनिज्म के ऊपर ही बात करूं और बाकी ह्यूमन इश्यूज को निगेट कर दूं
तो फिर ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगी, ये मैं खुद को तबाह कर रही हूँ, अपनी राइटिंग को तबाह कर रही हूँ, बायसनेस आ रही है। बिकॉज वट मैटर्स इज टू कल्टिवेट एंड नोरिश वन ओन्स पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अंटिल वन रीचेज अ लेवल वर्थ ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। कहती है ह्यूमनिज्म इज फर्स्ट, ह्यूमनिज्म के ऊपर बात करना ज्यादा जरूरी है, वुमेन के ऊपर बात करना दिस इज अ सेकेंडरी थिंग। इसलिए मैं इसी बात के ऊपर एम्फेसिस करूंगी कि शी आल्सो कॉल्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन्स एबिलिटी दैट गोज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल बाइनरी ऑपोजिशंस। कहती है कि जो वुमेन की एबिलिटीज हैं उनको रिकॉग्नाइज होना चाहिए। बाइनरी ऑपोजिशन ये है कि मैन वुमेन, इंटेलिजेंट लेस इंटेलिजेंट, बाइनरीज हैं जो ऑपोजिट। मैन ने स्टीरियोटाइप्स एसोसिएट किए हैं कि मैन एजुकेटेड है, वुमेन अनएजुकेटेड है, मैन रैशनल है, वुमेन इरेशनल है। इन बाइनरीज के अगेंस्ट भी वो प्रोटेस्ट करती है और वो कहती है कि वुमेन की एबिलिटीज जो है उनको रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन की एबिलिटीज ही रिकॉग्नाइज की जाए सोसाइटी में। ये हमारी आज की राइटर थी जो कि मैरिज इश्यूज के ऊपर लिख रही है, फेमिनिज्म के ऊपर लिख रही है और मैरिज जो इंस्टीट्यूट है उसको ये अपोज कर रही है।